जय हिंद, जय भारत। हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के द्वारा पूछे गए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाबों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में कुछ कमेंट्स के जवाब तो देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बात होगी 18 महीने के डीएडीआर के एरियर की और फरवरी महीने की पेंशन और उसके एडवांस मैसेज को लेकर भी। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखना बेहद ही जरूरी है ताकि हर एक वीडियो की जानकारी सही समय रहते आप तक पहुंच सके। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियो जो है अन्य पेंशनर्स और कर्मचारियों तक पहुंचाए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं फरवरी महीने की पेंशन के साथ करूंगी। देखिए, फरवरी महीने की पेंशन इस बार थोड़ी जल्दी क्रेडिट होगी। जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है उनको 26 फरवरी से क्रेडिट होना दिख जाएगा, यानी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी शुरू। और स्पर्श से पेंशन आ रही है वो 27 को खातों में आएगी, क्योंकि सैटरडे संडे पड़ रहा है आखिर में, तो छुट्टियां होती है स्पर्श में भी, तो इस वजह से 27 को जो है पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। और एक दो दिन में यानी आज या कल से स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा। कल के वीडियो में मैंने इसके बारे में कहा था कि देखिए, जिन्होंने भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट करा दिया है और वो अप्रूव हो गया है, तो फिर आपको पेंशन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही समय पर बिना किसी परेशानी के आपके खातों में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। कुछ बार ये देखा गया है कि पेंशनर्स के खातों में पेंशन क्रेडिट नहीं होती है बिना किसी वजह, यानी लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट करा दिया है, अप्रूव भी हो गया है, इसके बावजूद पेंशन नहीं आई है। तो ऐसे केस में सीपीग्राम हमारी मदद कर ही रहा है। अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही वो सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए, जल्दी से पेंशन आ जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये पहला कमेंट देख लेते हैं। वैसे तो हर बार ही हमें 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर सवाल आते रहते हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं, जहां हमारे पेंशनर्स पूछते हैं कि मैम 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और समय समय पर जो हमारे कर्मचारी संगठन प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं जानकारी देती रहती हूँ। पर आज हमारे जो इन पेंशनर्स ने पूछा है कि 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये और इनके जैसे और हमारे बहुत सारे कर्मचारी होंगे, पेंशनर्स होंगे, फैमिली पेंशनर्स होंगे जो अभी भी 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर उम्मीद बनाए रखे हैं। तो चलिए उनके लिए मैं इस कमेंट का जवाब दे देती हूँ। देखिए, इन्होंने पूछा है कि क्या 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लीज इसको लेकर जानकारी दीजिए। तो हम शिव प्रसाद जी को और उनके साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक कर्मचारी पेंशनर्स के मन में आज यही सवाल है, तो इस सवाल का यानी हमारे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की जिसमें एक उम्मीद छिपी है, इसका जवाब दे दूं। देखिए, आज मैं आपको इसके बारे में पुख्ता जानकारी दे रही हूँ जो शायद आपको कुछ सुकून जरूर से देगा, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स आज इस एरियर की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। देखिए, सरकार अभी तक यही कहती आई है कि कोविड के समय खजाने पर जो बोझ पड़ा उसकी वजह से 18 महीनों का जो ये बकाया है ये देना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाल ही में यानी 5 फरवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसने पूरी बाजी पलट कर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में साफ कहा है कि महंगाई भत्ता यानी डीए कोई दान या रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों का वैधानिक और कानूनी अधिकार है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों का यह हक मार नहीं सकती है। हालांकि यहां पर मैं एक बात और याद दिला दूं कि यह फैसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के कर्मचारियों जो डीए को लेकर काफी समय से परेशान हो रहे थे उनके हक में सुनाया था। लेकिन जहां आज देखिए हर एक कोर्ट से कर्मचारी और पेंशनर्स को जीत मिल रही है ऐसे मामलों में, तो 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर भी उम्मीद बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इतना ही नहीं, कोर्ट ने देखिए बंगाल सरकार के बकाया एरियर के लिए भी जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी भी इसको लेकर बना दी।
अब सवाल यहाँ ये है कि जब बंगाल के कर्मचारियों के लिए डीए उनका कानूनी हक है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम अलग कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस ताजा रुख से अब ये उम्मीद जग गई है कि यदि केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस फैसले को आधार बनाकर फिर से कुछ फैसला लेते हैं या कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं, तो 18 महीनों का वो रुका हुआ पैसा हमें जरूर से मिल सकता है, क्योंकि न्यायपालिका ने साफ कर दिया है कि बत्तों को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता है। और अब बात करते हैं दूसरे कमेंट्स की, जहां पर देखिए हमारे पेंशनर्स जो है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हेलो मैम, 2025 जनवरी में मैं रिटायर आया हूँ, 16 ईयर सर्विस करके मैं एलएमसी हुआ हूँ, मुझे डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। मुझे आरएमबी में हाइपरटेंशन में 5% जो है दिया गया है, बट मुझे एलएमसी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं अभी मिला अभी तक इसके लिए। तो चलिए इसको लेकर यहाँ पर मैं जवाब दे रही हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप एलएमसी यानी लो मेडिकल कैटेगरी में थे और आरएमबी ने आपको जो है एक हाइपरटेंशन के लिए 5% डिसेबिलिटी दी है, लेकिन पेंशन नहीं मिली। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि भारतीय सेना के नियमों के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन पाने के लिए डिसेबिलिटी का परसेंटेज जो है 20% या उससे ज्यादा होना अनिवार्य है। क्योंकि आपका स्कोर 5% है, इसीलिए तकनीकी रूप से आप अभी डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार नहीं बन पा रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में अगर बात करूं तो आप अपील दर्ज करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी सर्विस के दौरान बढ़ी है, तो आप मेडिकल बोर्ड के फैसले के खिलाफ फर्स्ट अपील डाल सकते हैं। और इसको लेकर अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉल पर भी संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है आप इसके बारे में राय ले सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ दूसरे कमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि मैम मेरे पिताजी 1994 में रिटायर हुए, 24 साल कंप्लीट है, उनको क्या नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? देखिए 1994 में जो रिटायर होकर आए हैं उनको एससीपी या एमएससीपी दोनों ही लागू नहीं है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ जहां एससीपी और एमएससीपी को लेकर जानकारी की, तो उसके बारे में आपको पता ही होगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे और आप जो दूसरे भी हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स वीडियो को देखते हैं, प्लीज पूरा ध्यान से वीडियो देखिए। जब हम पेंशन रूल्स के बारे में बताते हैं, एससीपी एमएससीपी के रूल्स के बारे में बताते हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिए ताकि आपके जो सवाल हैं इन मामलों को लेकर उसका ऑटोमेटिकली आपको जो है जवाब मिल जाए। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि 1994 में आपके पिताजी रिटायर होकर आए थे, तो एससीपी या एमएससीपी दोनों ही जो है लागू नहीं है। यहाँ पर अगला कमेंट है जहां एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मुझे एमएससीपी नहीं मिला है, मैं 2016 में 24 साल और 5 दिन नौकरी किया हूँ, मुझे ऑनरी नायब सूबेदार मिला है, मेरा बेसिक पेंशन जो है 25,738 रुपए है। क्या मुझे रेगुलर नायब सूबेदार का बेसिक पेंशन मिल सकता है? इसके लिए मुझे गाइड करिए। देखिए सर, आपने यहाँ पर यह नहीं लिखा कि आपको एमएससीपी क्यों नहीं मिला है। क्या आपने कोई इसको लेकर कार्रवाई की है, रिकॉर्ड ने आपको मना किया है, या आप रिटायर होकर आए और आपको इसके बारे में पता ही नहीं था कि जैसे कि आपकी सर्विस जो है 24 साल और 5 दिन है, तो नायब सूबेदार के हिसाब से आपकी सर्विस कंप्लीट थी, तो आपको नायब सूबेदार की एमएससीपी मिलनी चाहिए थी। इसके बारे में हो सकता है कि तब आपको जानकारी ना हो और अब हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी मिली हो। तो आपने यहाँ पर स्थिति जो है साफ नहीं की है। आपने इसको लेकर पहले अगर कोई कार्रवाई की है, रिकॉर्ड ने आपको मना किया है, तो आप एक बार सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा के देखिए, क्योंकि सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन जाएगी तो रिकॉर्ड इसको टाल नहीं सकता। आप एक और काम कर सकते हैं, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए, तो मैं भी आपकी कंप्लेंट जो है सीपी ग्राम के माध्यम से ही रिकॉर्ड तक पहुंचा दूंगी। और अगर आपने कार्रवाई की है और रिकॉर्ड ने मना किया है, इसको लेकर कोई रीजन दिया है, तो वो हमसे साझा करिए ताकि उसका मैं जवाब दे पाऊं। आप डिसेबिलिटी आए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन भी आपकी शुरू है, ऐसा कोई मामला है तो ये भी मेंशन जरूर से करिएगा। पर जैसे कि अभी मैंने कहा, आप 2-3 काम कर सकते हैं। पहला, जिला सैनिक बोर्ड का भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे, कंप्लेन दर्ज करा देंगे। और दूसरी बात, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करा सकते हैं या मुझे भी कॉल कर सकते हैं, या अगला कमेंट करिए फिर से। अगर कोई डिसेबिलिटी का मामला है, कोई रेड इंक एंट्री है, कोई सीरियस पनिशमेंट मिली है, तो ऐसे मामलों में भी जो है एमएससीपी मिलने में दिक्कतें आती है, तो ये भी हो सकता है। तो फिर से दोबारा कमेंट करिए।
चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रही हैं कि मैडम जी नमस्ते, मैं फैमिली पेंशनर्स हूँ। मेरे पति एयरफोर्स में 1987 मार्च से रिटायर हुए थे। सार्जेंट रैंक था उनका। जब मेरे पति का देहांत हुआ 2014 में, तब उनकी पेंशन 13,000 कुछ रुपए थी। 2017 में मुझे फैमिली पेंशन 21,000 रुपये मिलती थी। उसके बाद मुझे 15,000 रुपये पेंशन मिलने लगी। अब मेरी जो पेंशन है 21,845 रुपये फैमिली पेंशन है। कृपया मैडम मुझे बताइए कि ये मुझे ठीक मिल रही है नहीं फैमिली पेंशन, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ। ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती है। देखिए, जब किसी फैमिली पेंशनर्स का मुझे कॉल आता है और खास तौर पर किसी गांव देहात से मुझे कॉल आता है, तो मुझे ये सोचकर बेहद ही खुशी होती है कि इस चैनल को शुरू करने का मेरा जो उद्देश्य था ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है। यानी मैं कामयाब हो रही हूँ हमारे गांव देहात की जो फैमिली पेंशनर्स है उन तक पहुंचने में। यहाँ हमारी जो ये फैमिली पेंशनर्स है, इनको मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपने आपके हस्बैंड का रैंक तो लिखा कि वो सार्जेंट रैंक से थे, और समय समय पर आप जो पूरी पेंशन लिख रही हैं, चलिए इसका कैलकुलेशन और इसका सटीक जानकारी तभी मैं दे पाऊंगी जब आप मुझे ये बताएंगी कि आपके हस्बैंड ने कितने साल सर्विस की है। उसी के बाद जो है हम इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो कृपया फिर से कमेंट करिए, उसमें ग्रुप और कितने साल सर्विस थी ये मेंशन जरूर से करिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, मैं 24 साल सर्विस करके आया हूं और मुझे MSCP नहीं मिला है और मैं वॉर डिसेबल्ड हूँ। क्या मुझे MSCP मिल सकती है क्या? आपने यहाँ रिटायरमेंट की डेट नहीं लिखी है कि आप कौन सी साल में रिटायरमेंट होकर आए हैं। डिसेबिलिटी केस में जो है MSCP मिलना मुश्किल होता है। कुछ रूल्स हैं MSCP के भी। तो आप, मैं फिर से कहती हूँ कि व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करिए, मैं इसके बारे में आपको मदद जरूर से करूंगी। चलिए अगला जो कमेंट है, यहाँ हमारे एक पेंशनर्स हैं, उन्होंने एक शिकायत की है। ये लिख रहे हैं कि क्या गलत बात करती हैं आप? क्यों हवलदार को नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? नायब सूबेदार रैंक क्या खैरात में मिलता है? जवानों के पूरे कैरियर का अचीवमेंट होता है। क्यों नहीं हवलदार से रिटायरमेंट लिया जाए तो टाइम बॉन्ड प्रमोशन है? कुछ इस तरीके से इन्होंने शिकायत की है कि आप ये क्यों लिख रही हैं कि हवलदार रैंक को नायब सूबेदार रैंक की पेंशन मिलेगी। देखिए, हाल फिलहाल में 2-3 ऐसे केस तकरीबन 3-4 दिनों में ही मैंने शेयर किए हैं, जहां हवलदार रैंक से रिटायर हमारे पेंशनर्स थे, उनकी सर्विस कंप्लीट थी नायब सूबेदार के लिए। कहीं 24 साल कंप्लीट थे, कहीं 26 साल कंप्लीट थे, लेकिन उन्होंने MSCP को लेकर कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उसको इसके बारे में पता ही नहीं था। थंबनेल में ये बात लिखने का हमारा मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हवलदार रैंक के ऐसे पेंशनर्स जिनकी सर्विस 24 साल कंप्लीट है या 26 साल कंप्लीट है या उससे ज्यादा सर्विस है, तो उनको MSCP के बारे में पता चले और वो कार्रवाई करें। जैसे कि अभी मैंने कहा कि 2-4 दिन में कुछ ऐसे केस मैंने शेयर किए हैं जहां पर वो पेंशनर्स जो है 2016 में रिटायर होकर आए थे, 2020 में रिटायर होकर आए थे, फिर भी उनको MSCP नहीं मिली थी। इस चैनल के द्वारा जब उनको पता चला MSCP के बारे में, इसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और विद इन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही, 7 डेज के अंदर अंदर ही उनकी MSCP को लेकर कार्रवाई हुई है। तो ये ताकत होती है सही जानकारी की। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको पता चलेगा जब हम MSCP या SCP के बारे में बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसके पीछे कोई वजह होती है। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रही हैं कि मैं डिपेंडेंट डॉटर हूँ, फैमिली पेंशन मिल रही है, तो क्या मुझे भी मेरे बच्चों की एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है क्या? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपने ये नहीं लिखा कि आप डिफेंस की पेंशनर्स हैं या सिविल की पेंशनर्स हैं। देखिए, नियम कहीं पर ये चेंज हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको जवाब दे रही हूँ डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स के हिसाब से ही। देखिए, आप डिपेंडेंट डॉटर हैं और आपको पेंशन तो आ रही है, आपके पिताजी की आ रही होगी, पिताजी की आ रही होगी, लेकिन जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमारे डिफेंस की जो फैमिली पेंशनर्स को मिलता है, तो उसके लिए जब हम क्लेम भी करते हैं तो बच्चों का रिकॉर्ड बुक में नाम होना सही तरीके से, स्पेलिंग में मिस्टेक होती है वो भी वो नहीं चलाते हैं, और फिर उसके स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह जो कॉपी वगैरह होती है वो भी लगता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले से ही डिपेंडेंट डॉटर का पेंशन ले रही हैं, तो आपके जो बच्चे हैं उनका नाम आपके पिताजी की रिकॉर्ड बुक में नहीं होगा, तो पहली बात तो ये क्लेम करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि देखिए, आपको जो है
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फायदा नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप एक बार मेरी राय यही रहेगी कि नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड में जाकर इसके बारे में बात करिए, ताकि वो इसके लिए आपको जो है सही तरीके से गाइड जरूर से करेंगे। तो आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।